सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं। अभी तक एक दिन के अंदर हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए, जैसे कि इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट टेबल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कंप्लीट द टेबल वाले, जिसमें कंप्लीट द चार्ट के क्वेश्चन पूछते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस का अलग और हिस्ट्री का अलग, ये दो वीडियो स्पेसिफिकली हमने डाल रखा है। इसके अलावा एक ऐसा वीडियो जिसमें सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के वीडियो हमने डाले हैं, वो चेकआउट कर लेना। एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाला हुआ है कि कैसे 2 दिन में आप तैयारी कर सकते हैं, ये अभी तक जा चुका है। और इसके अलावा एक और वीडियो समझ लो ये ऐड हो रहा है आपका, क्या है टाइटल आपने देख लिया होगा। तो ये जो वीडियो है ये है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री में भी आपको हिस्ट्री का एक पैराग्राफ, एक पैसेज दिया होता है, जो कि पूछता है आपको चौथे नंबर को क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1-1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन, कुल मिला के 4 मार्क्स होता है। अब ये जो क्वेश्चन होता है देखा जाए तो वाकई में बहुत ईजी होता है, क्योंकि आपने इंग्लिश में भी ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। फर्क इतना था कि वहां पे इंग्लिश का पैराग्राफ था, यहाँ पे हिस्ट्री का पैराग्राफ है। दोनों को ही पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना होता है, और कुछ अपने ओपिनियंस के भी आंसर होते हैं। बहुत ईजी होता है। तो ऐसे जितने भी आईएमपी पैसेज हो सकते हैं आपके लिए मैं लेकर आया हूं, लगभग 7-8 पैसेज है। इसको आप देख लो, आंसर ढूंढ के भी बताऊंगा और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। एक छोटा सा लाइक का टारगेट हमने रखा है दोस्तों, ओनली 2000 लाइक, ठीक है, मात्र 2000 लाइक रखा है। और मुझे पता है कि आप लोग अगर चाहोगे तो दो क्या, इसका डबल 4000 भी कंप्लीट करवा सकते हो। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और ये वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पता है कि एक दिन के बाद, आज से ठीक एक दिन के बाद आप लोग का हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का भी एग्जाम खत्म हो जाएगा, और एक दिन छुट्टी करके फिर एक और दिन के बाद आपका ज्योग्राफी का पेपर खत्म हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम है आपका खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं यार, जैसे एग्जाम खत्म हो जाता है उसके बाद तू कौन मैं कौन हो जाते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे हमें भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ो लाइफ में। अगर आप सबसे अच्छा करोगे ना, तो मैं एक चीज़ बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो वो मुझे खुशी होगी। बहुत सारे बच्चे आज भी, जो पिछले 5 साल से हम यहाँ पे पढ़ा रहे, 23 लाख बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं। मतलब कुछ बच्चे अभी भी कनेक्टेड, कुछ बच्चे आगे भी बढ़ गए, पास आउट हुए, लेकिन अभी भी बच्चे कनेक्टेड इस चैनल पे। सब्सक्राइबर बेस से आपको पता चलता है 23 लाख बच्चे जुड़ते हमसे, जुड़े हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि कई सारे बच्चे आज भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, आज भी यूट्यूब पे कभी लाइव चलता है, कभी कमेंट होता है ना, तो कमेंट सेक्शन में आके रिप्लाई करते हैं कि सर मैंने आपसे 3 साल पहले पढ़ा था, सर मैंने 2 साल पहले पढ़ा था, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये काम कर रहे हैं, आपके लाइफ लेसन्स, आपके नॉलेज, आपकी कंसेप्ट हमें बहुत काम आ रही है। तो ये सब चीज़ बस मुझे सुनना है, कि कहीं ना कहीं आप बस दुआओं में हमें याद रखो, आशीर्वाद देते रहना, भूल मत जाना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 10th स्टैंडर्ड के बाद आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, 80 to 90% बच्चे होंगे जो 11th एंड 12th डायरेक्टली पढ़ाई करते हैं, करेक्ट है। तो 10th के बाद अगर 11th में आप साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो या फिर आर्ट्स लेते हो, तो हमने बहुत मेहनत करके एक स्पेशल चैनल को खड़ा किया है, जिसका नाम है JR कॉलेज, ठीक है। जैसे ये JR ट्यूटोरियल्स है, वैसे ही वो JR कॉलेज चैनल है। इसमें हम 11वीं और 12वीं पढ़ाते हैं। अगर मैं एकदम डिटेल में बात करूँ तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल को जाके देखोगे ना, तो हम 11वीं 12वीं साइंस कॉमर्स 2 चीज़ पढ़ा के रखे हैं, और इस साल से हम आर्ट्स ऐड करने वाले हैं। तो ये चैनल को प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जाके अभी के अभी ना वीडियो को पॉज करो और जाओ वापस से JR कॉलेज को सर्च करो और सब्सक्राइब कर लेना। इतना अगर आप करोगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि हमारी जो मेहनत है कहीं ना कहीं रंग ला रही है और हमसे बच्चे जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये काम प्लीज़ कर देना, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। बाकी अगर फ्यूचर में जुड़े रहना है मेरे साथ तो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, ये मेरा आईडी है, फॉलो कर सकते हो। वैकेशंस में बहुत सारा लाइव वगैरह लूँगा, तो वहाँ पे आपको इंटरैक्शन में वीडियो कॉल पे ज्वाइन करूँगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पैसेज है, जो कि आपको देखने मिल रहा है, कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन अगर आप इसको रीड करो, थोड़ा सा मैं रीड करके आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन है क्या। अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन में बोल रहा है रीड द फॉलोइंग। क्वेश्चन कैसे आता है मालूम है? क्वेश्चन नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ऐसा आता है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है पहले भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आता है आपको 4 मार्क्स के लिए। तो समझ लो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आया था। तो ये आपको पैसेज दिया है। तो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि ये सेम पैसेज 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था, सेम पैसेज 2025, यानी 2 बार से रिपीट हो रहा है। तो चांसेस ये है कि रिपीट हो जाए, कम चांसेस है, यानी कि 2 बार रिपीट हुआ, तीसरी बार तो रिपीट होगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लेना कि क्या इजी लेवल होता है, क्या होता है। और सिर्फ ये नहीं, मैंने आपको क्या बोला, लगभग 6-7 पैसेज लेकर आया हूं, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पैसेज क्या है, मेजर ध्यानचंद के बारे में, जो कि एक बहुत
ग्रेट हॉकी प्लेयर और ग्रेट कैप्टन रह चुके हैं हॉकी के। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में एक एक्सपर्ट प्लेयर। तो जब भी कोई पैसेज आए आपके हिस्ट्री में तो एक बार रीड मार लेना, 1 मिनट में रीड हो जाएगा। तो रीड मार लेना किस बारे में दिया, इंडियन हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीता था 1936 में बर्लिन में, ऐसा ऐसा दिया था। अब सीधा सीधा आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्या बोल रहा था, हु इज कॉल्ड द विजार्ड ऑफ हॉकी, यानी हॉकी के विजार्ड किसको कहते थे। तो ऑब्वियसली ये पूरा जो है पैसेज ये मेजर ध्यानचंद के बारे में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा पैसेज भी अगर आप पढ़ोगे तो पैसेज में ही आंसर है। देखो क्या लिखा है, ही वॉज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी। किसके बारे में बात हो रही है, मेजर ध्यानचंद के बारे में बात हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद थे, ठीक है ना, वो एक हॉकी के बहुत बड़े विजार्ड, मतलब बहुत बड़े प्लेयर थे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इज ए डायमंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, ठीक है ना, हम लोग रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी के बारे में बात करते हैं, सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट ऐसा बोलते हैं, वैसे ही वो हॉकी के विजार्ड थे। तो याद रखना, ये हो गया पहले का आंसर, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। दूसरा, इन इंडिया मेजर ध्यानचंद बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज डैश, मतलब इंडिया में जो ध्यानचंद जो थे, मेजर ध्यानचंद, इनका बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है 29 अगस्त द बर्थडे ऑफ ध्यानचंद इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी जब इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे आता है कौन से तारीख को, 29 अगस्त को, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सोचो ना लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, ये आपको 2024-25 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, ये पैसेज आया था मेजर ध्यानचंद वाला। आप लेवल समझो कि बहुत ईजी होता है, लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं एसएसटी सब्जेक्ट से। एक तो पहली बात, तो जो चैप्टर्स के वीडियो हमारे देखे, हमने हर चैप्टर को पढ़ा रखा है, जैसे कि आप जानते हैं कि सारे चैप्टर्स को एक एक करके हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, उसके सारे लेक्चर्स, उसके वन शॉट वीडियो, उसके उड़ान बैच के लाइव वाले वीडियोस, सारा कुछ प्रेजेंट है। तो हर बच्चा ना वीडियोस देखता है हमारा, ठीक है, 1.5 की स्पीड से देखता होगा, 2x की स्पीड से देखता होगा, देखता है, इसीलिए तो 23 लाख बच्चे हमें जुड़े हुए हैं ना। सब्सक्राइब कौन करता है, जो वैल्यू मिलता है। कोई भी बच्चा कोई भी चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करता है क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलता है। शॉर्टकट्स नहीं बताता, मैं आपको रियल तरीका बताता हूँ पढ़ने का, और रियल तरीके पढ़ के आप आगे जाके कामयाब हो जाओगे। शॉर्टकट करके 10वीं तो पास कर लोगे, शायद 70-80% भी ला लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये जो आपका माइंडसेट रहेगा ना, वो यही हो जाएगा कि कहीं से शॉर्टकट मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, यही आगे भी करते रहोगे, जिससे सक्सेस नहीं मिलता। जो मेहनत करने की आदत डालता है, क्योंकि उसको पता है आगे जाके और डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, 12वीं आएगा, 12वीं के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आएंगे। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो जेई या फिर एमएसटी जैसे एग्जाम देंगे, मेडिकल में जाना है तो नीट जैसे हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कॉमर्स के लाइन में सीएससी कितने कॉम्पिटेटिव सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, चीज़ों को बाय हार्ट करो, ज़्यादा समय दो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो, प्रॉपर लर्न करो, लर्निंग पे ज़्यादा याद रखो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप आंसर क्या लिख दोगे कि इंडिया मेजर ध्यानचंद का बर्थडे सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप चाहते हो तो डेट भी लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर ध्यानचंद इन ओलंपिक्स, मतलब ये आपका क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था ओलंपिक्स में। तो इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हो, यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इंडियन हॉकी टीम वॉज वन अ गोल्ड मेडल इन 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में, उनकी कप्तानी में, यानी मेजर ध्यानचंद की कैप्टनसी में गोल्ड मेडल जीता था। सोचो 1936 की बात है, हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी, तब जाके गोल्ड मेडल लाया था। जैसे हम बोलते हैं ना कि 28 साल के बाद 2011 में हमने जब 50-50 वर्ल्ड कप जीता एमएस धोनी की कैप्टनसी में, तो आज भी हम एमएस धोनी को बहुत मतलब सम्मान के साथ देखते हैं। उसी प्रकार हॉकी हमारा नेशनल गेम है, ठीक है ना, पता है ना आप लोग को, नेशनल गेम है हॉकी। तो 1936 बर्लिन में जाके, मतलब जर्मनी में जाके ओलंपिक्स जीता था। सोचो ये एक बहुत अच्छा कारनामा किया था। तो आप एक अच्छा शॉर्ट नोट लिख सकते हो कि मेजर ध्यानचंद कंट्रीब्यूशन इन ओलंपिक्स वॉज एक्सेप्शनल, उन्होंने एक बहुत अच्छा ओलंपिक खेला 1928 में, एंड वॉज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन हॉकी टीम, एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल लाए थे 1920। देखो ये तो मजे की बात है कि 1922, 28, 32 और 36, मतलब हर 4 साल पे एक बार ओलंपिक होता है। तो लगातार 3 बार हमारी इंडियन टीम ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, एक बहुत ही सम्माननीय बात है। तो ये आप लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, इस क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, और जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं उसका 2 मार्क्स होता है। कुल मिला के यहाँ पे 4 मार्क्स। कितना आसान से आप निकाल पाते हो, समझ में आया कितना आसानी से आप निकाल पाते हो ऐसे क्वेश्चंस के। अब और भी बहुत सारे पैसेज है, देखो ये पैसेज भी आने की संभावना है। ये पैसेज में क्या लिखा हुआ है पढ़ो, ये पैसेज लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हिस्ट्री वाला क्या है, द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्रिकल इवेंट कैन बी ट्रेस समर सिविलाइजेशन, मिसोपोटामिया के बारे में है। नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स एंड द स्टोरी ऑफ बैटल्स फॉट देम वी हैव प्रिजर्व इन वेरियस इंस्क्रिप्शन, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाउट डेट्स बैक टू 4500 BC वगैरह वगैरह दिया है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा। पूछा है इन विच कल्चर डिड द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डाउन द हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक्स प्लेस, कौन से कल्चर में हुआ था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स का जो था, ठीक है ना, राइटिंग डाउन जो करने का था, रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट, ये किस में था, देखो क्लियर पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, मेसोपोटामिया की बात हो रही है। तो आप आंसर में क्या लिख दोगे कि भाई जो ये चीजें हो रही थी तो इन द समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। देखो ये मैंने अपने हाथों से हैंडराइटिंग में
पेजेस में लिख के रखा था, उसी का स्क्रीनशॉट है। तो देखो इसका आंसर आप आराम से लिख पाओगे। क्या लिखा आपने कि भाई समर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया, पहले का आंसर। कितना इजी हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इन विच म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड, कौन सा ऐसा म्यूजियम है जिसमें सबसे पुराना रखा हुआ है। तो आप देखोगे इट इज नाउ डिस्प्लेड इन द ल्यूरे म्यूजियम इन फ्रांस, फ्रांस में जो ल्यूरी म्यूजियम है वहां रखा गया। कितना आसानी से आंसर मिल जाता है। देखो अगर आप देखोगे तो हमने लिख दिया ल्यूरे म्यूजियम इन फ्रांस, सेकंड का आंसर लिख दिया। और एक तीसरा क्वेश्चन हमें जो पूछा है, क्या पूछा है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, मतलब आपका ओपिनियन। जैसे इंग्लिश में पर्सनल रिस्पॉन्स आता है, पता है ना, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने अपने मन से बना के लिखना होता है, जो भी पैसेज दिया होता है उसमें से कुछ लेके खुद से बनाना पड़ता है। इसमें पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या है कि हाउ द इंस्क्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब इंस्क्रिप्शन एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसा है, क्यों है, ये आपको अपने मन से आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो आप जब रीड कर रहे हो तो इससे पता चल रहा है कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिकॉर्डिंग के लिए एक ट्रेडिशन रहा है हमारे समर से, मतलब मेसोपोटामिया जो इजिप्ट कंट्री था ना उसका बात हो रही है ना, ठीक है ना। तो समर सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के बारे में, सुमेरियन किंग थे, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उसको लिखा गया। तो मान लो अगर इंस्क्रिप्शन नहीं होता, जैसे आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि पुराने ज़माने में ना तो कोई कैमरा होता था, ना तो कोई न्यूज़ वाले होते थे कि चीज़ें पता चले, तो कैसे पता चलता है कि वो काम हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, लिखते थे, या तो लिखते थे दीवारों के ऊपर, किले के ऊपर इंस्क्रिप्शन यानी कार्व करते थे, यानी लिखा जाता था, डायग्राम्स बनाया जाता था। आपने देखा होगा बहुत सारे किले वगैरह में जाओगे, पुरानी पुरानी मूर्तियों का पुराने पुराने शेप, वॉरली पेंटिंग, ये सब कई सारी चीज़ें हैं। तो सेम चीज़ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इंस्क्रिप्शन गिव कंटेम्पररी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, जो राइटिंग्स होते हैं, उससे पता चलता है सोशल के बारे में, इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में। और इंस्क्रिप्शन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट और रिलायबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें बताता है, और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। तो इसको अपने मन से लिखोगे तो भी आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। समझ में आया कितना आसानी से हम लोग ने बता दिया। देखो बोलो कितना इजी था ये 3 क्वेश्चन। आपने उस पैसेज, छोटा सा पैसेज रहेगा, बहुत बड़ा पैसेज नहीं रहता है, छोटा सा पैसेज के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछता है, आपने आराम से 3 क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे देके दिखा दिया। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देखो। अगला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछने के हिसाब से, तो मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं बच्चा। इसका नाम है दोस्तों सोहा गौरा कॉपर प्लेट। आपने पढ़ा है इस चैप्टर को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉपर प्लेट होता है ना, उसको सोहा गौरा, जो कि गोरखपुर यूपी में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको ढूंढा गया था, पाया गया था। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो प्लेट मिला, कॉपर का प्लेट, क्योंकि ऑब्वियसली पहले के ज़माने में कॉइन्स एंड बाकी चीज़ें जो कॉपर की होती थी वो चलती थी, तो ये दफन था ज़मीन के अंदर। सोचो कितनी पुरानी बात हो गई है। तो ये जब ढूंढा गया तो ऐसा लगा कि ये जो होगा ये मौर्यन पीरियड के दौरान होगा। ये इंस्क्रिप्शन जो लिखा था इसके ऊपर, ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जैसे आज के डेट में हमारा जो कॉइन होता है या फिर कोई प्लेट होता है उसमें हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर आप महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज, इस प्रकार के लैंग्वेज होते हैं। लेकिन उस टाइम पे कुछ लैंग्वेजेस अलग ही होते थे। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखा गया था। स्क्रिप्ट नॉट, इट इज नॉट ए लैंग्वेज एक्चुअली, ये स्क्रिप्चर होते हैं, ये अलग होते हैं। और ये सिंबल्स बनाया गया था, ट्री इन रेलिंग, ठीक है ना, माउंटेन्स का, पहाड़ों का, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनी थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो पूछा है इन विच स्टेट वाज द सोहा गौरा कॉपर प्लेट फाउंड, कौन से स्टेट में पाया गया। तो आप सीधा लिख सकते हो कि सोहा गौरा कॉपर प्लेट पाया गया था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो आप आराम से अपना आंसर जो है लिख सकते हो, क्या, इट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश। सोहा गौरा डिस्ट्रिक्ट, सोहा गौरा पाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, ठीक है। कहां पाया गया, सोहा गौरा में, उत्तर प्रदेश स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में पाया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा है, वेयर एल्स कैन यू फाइंड द मार्क्स फाउंड ऑन द सोहा गौरा कॉपर प्लेट, और कहां जो है ये पाया, वेयर एल्स कैन यू फाइंड द मार्क्स फाउंड ऑन ये। तो इसमें अगर आप देखोगे कहां पे और पाया गया, तो यहां पे क्या है, मौर्यन पीरियड की बात हो रही है, ठीक है ना। और साथ ही में ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो अकर ऑन पंचमार्क्ड कॉइन्स, यानी कि ये जो प्लेट पे जो मार्किंग थी वो और कहां पाया जाती थी, बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो, देखो लिखा है ऑल्सो अकर ऑन पंचमार्क कॉइन, यानी कॉइन पे भी पाया जाती थी। तो आप लिख सकते हो कि भाई ऑन द पंच मार्क्ड कॉइन्स, मतलब पूरा स्टेटमेंट आप क्वेश्चन से बना के लिखना, लेकिन ये मेन आंसर है, उसको लिख देना। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था, विच हिस्ट्री कैन यू नो फ्रॉम द सोहा गौरा कॉपर प्लेट, मतलब सोहा गौरा कॉपर प्लेट से आपको क्या पता चल रहा है, कौन सी हिस्ट्री के बारे में। तो ये हमें बता रहा है मौर्यन पीरियड के बारे में, यानी एक टाइम पहले जब मौर्य अंपायर हुआ करता होगा तो कैसे कॉपर प्लेट या फिर जो कॉपर कॉइन है वो चलती थी। तो हम देख सकते हैं कि एज द सोहा गौरा कॉपर प्लेट इज सपोज टू बी फ्रॉम मौर्यन पीरियड,
वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीरियड। तो ये हमने अपने मन से लिखा और इस तरीके से आपको कुल मिला के 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखने के लिए। आप देख सकते हो कितना ईजी है, मतलब इसमें कोई भी ऐसा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। आप बोलोगे कि सर बहुत ईजी है, बस आने दो पेपर में, आप आराम से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। फिर और भी देख लो, यहाँ पे एक और है पब्लिक हिस्ट्री के बारे में। तो पब्लिक हिस्ट्री क्या है? पीपल ऑफ लॉट ऑफ मिस givings about the practicality and knowledge of history. For example, history is usually thought as the field of interest only for historians and students wishing to pursue higher study in the, तो इतना सारा दिया है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्या बोल रहा है? व्हाट इज पब्लिक हिस्ट्री? तो पब्लिक हिस्ट्री के बारे में पूछा है, तो लिखो पब्लिक हिस्ट्री के बारे में क्या लिख रहा है कि पब्लिक हिस्ट्री ये है, ऐसा है, पब्लिक हिस्ट्री हेल्प करता है ओवरकम सच गिविंग। तो बस उसमें से ढूंढो और लिख दो। हमने लिखा है, देखो पब्लिक हिस्ट्री क्या है? इट इज पब्लिक हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द अप्लाइड हिस्ट्री, अ फील्ड ऑफ स्टडी विच कनेक्ट्स पीपल एवरीडेज लाइफ टू हिस्ट्री। तो हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन था उसमें से आराम से ढूंढा और लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। क्या है? पब्लिक हिस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम सच मिसगिविंग्स, लाइफ कनेक्ट करता है, तो अपने मन से थोड़ा बनाया, पैसेज में से उठाया और लिख दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन पे जाओ। विच इंस्टीट्यूट हैज द इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नेम सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, देखो ये लाइन मिल गया, सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, ये दिख गया। अब सेंटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री कौन से इंस्टीट्यूट में है? तो अगर आप देखोगे दिस इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट की बात हो रही है? सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको लिख देना है आंसर कि भाई सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, जो कि है बैंगलोर में, बेंगलुरु बोलते हैं ना आज के डेट में, तो बेंगलुरु में है। और तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा है कि विच आर द मिसगिविंग्स अबाउट द, क्या बोल रहा है? विच आर द मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो मिसगिविंग्स क्या है? तो यहां पे अगर आप देखोगे मिसगिविंग्स वर्ड लिखा हुआ था कि पीपल हैव लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री यूजुअली थॉट किया जाता है कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियन, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरियंस के लिए है जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हर किसी को हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या चीजें कर सकते थे। ये सब चीजें हम लोग इसमें लिख देंगे कि सम मिसगिविंग्स ऑफ द प्रैक्टिकलिटी आर एज फॉलो, हिस्ट्री इज यूजुअली थॉट एज द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ओनली फॉर हिस्टोरियंस। ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ हिस्टोरियन के लिए क्या था? नहीं, स्टूडेंट्स विशिंग टू परस्यू हायर स्टडी इन द सब्जेक्ट एंड नॉट पर्टेनिंग प्रैक्टिकल लाइफ, हिस्ट्री एज ए फील्ड ऑफ नॉलेज डज नॉट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिकली प्रोड्यूसिव फील्ड। तो ये पूरा अच्छी तरीके से याद कर लो। अगर पब्लिक हिस्ट्री के ऊपर अगर ऐसा पैसेज आता है, आप आराम से आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। क्लियर है? आप देख पा रहे हो कितना इजी है यार, मेरे को तो खुद देख के हैरानी होती है कभी कभी, क्या लेवल होता था पेपर का यार, इजी पेपर एकदम मस्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, भारत एक खोज, एक बहुत ही ऐतिहासिक और एक पुराना चैनल के ऊपर एक ये सीरियल आता था भारत एक खोज, दूरदर्शन के ऊपर, जिसमें सारी चीज़ें बताई जाती थी, लाइक रामायण, महाभारत, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, अंग्रेज कैसे आए, अफगान और तुर्क कैसे आए, ये सब चीज़ इस सीरियल में बताते थे। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये पूरा आप लोग रीड करना। क्वेश्चन पूछा है कि द सीरियल भारत एक खोज वाज बेस्ड ऑन विच बुक, ये कौन से बुक के ऊपर बेस्ड थी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक स्पेशल सीरियल था जो दूरदर्शन पे आता था, ठीक है ना, इंडियन टेलीविजन सीरियल, जो कि एक बुक के ऊपर बेस्ड था, और वो बुक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक बहुत ही खूबसूरत बुक जो कि लिखा गया था हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी तरफ से लिखा गया बुक था, और यही बुक को लेके एक सीरियल बनाया गया था जिसका नाम था भारत एक खोज। तो आपको नाम याद रखना है कि कौन सा बुक था वो, भारत एक खोज। जो सीरियल है वो कौन से फेमस बुक के ऊपर लिखा गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से आपको ये लिखना था, बहुत आराम से लिखा, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या बोल रहे हैं? हु प्लेड द रोल ऑफ पंडित जी जवाहरलाल नेहरू इन भारत एक खोज सीरियल, यानी जब ये सीरियल आया था भारत एक खोज, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल किसने प्ले किया था? जैसे कि आपको पता है कि आज के डेट में भी बहुत सारे बायोपिक्स बनते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें बनते हैं, जैसे MS धोनी बना था, एक MS धोनी पिक्चर आया था, मूवी आया था, तो MS धोनी खुद तो नहीं आके अपना खुद का रोल करेंगे ना, तो उसके लिए कोई हीरो लगेगा। तो वैसे ही MS धोनी का रोल प्ले किया गया था लेट सुशांत सिंह राजपूत, जो आज के डेट में हमारे साथ नहीं है, बहुत ही गलत डिसीजन लिया उन्होंने अपने लाइफ को लेके, पर ठीक है, बहुत ही हम याद करते, बहुत टैलेंटेड एक्टर थे, तो उन्होंने रोल प्ले किया। उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल किसने प्ले किया था? ढूंढो इसमें, देखो कहाँ मिलेगा आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू रोल इन दिस सीरियल ऑल्सो अपीयर, देखो किसने लिखा है? रोशन सेठ, दिख रहा है आपको? रोशन सेठ नाम का एक एक्टर था, उसने किया था। तो आप लिख दोगे आराम से कि रोशन सेठ ने उसका रोल किया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि व्हाई डिड भारत एक खोज सीरियल वाज एडमायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी ये जो सीरियल था भारत एक खोज, ये इंडिया के हर पार्ट में क्यों पसंद किया जाता था, क्यों एडमायर किया जाता था, यानी पसंद करना। तो आप लिख सकते हो क्योंकि भारत एक खोज एक ऐसा सीरियल था
जिसमें हर तरीके के मॉडर्न पीरियड से लेके सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, हिस्ट्री सबके बारे में बताया जाता था। रामायण, महाभारत, तुर्क अफगान का युगेशन, मुगल पीरियड, साथ ही में छत्रपति शिवाजी महाराज का मूवमेंट, मुगल एम्परर कौन थे, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे आज़ादी मिली, ये सारा चीज़ बताया गया था। तो आप इसको अपने मन से लिख सकते हो कि ये जो सीरियल था हिस्ट्री के अलग अलग तरीके को प्रेजेंट किया था, मॉडर्न पीरियड से लेके हमारे पूरे इंडिया का सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल मैनर। साथ ही में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेक्ट जैसे इंडियन हिस्ट्री लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मॉडर्न पीरियड, रामायण, महाभारत, मुगल पीरियड, छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम, ब्रिटिश का एरा, और साथ ही में ये सीरियल जो है हर पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से पोर्ट्रे किया गया था। एंड दैट्स वाई ये जो सीरियल था भारत एक खोज, इसको इतना प्यार मिला पूरे भारत देश में। और ये सीरियल बहुत पहले आया था, बहुत जब दूरदर्शन चैनल जब आया था ना हमारे भारत देश में 19 समथिंग, बहुत पहले, ठीक है ना, आपने देखा था, तो उस टाइम पे ये सीरियल जो है आता था। नेक्स्ट जो आपका पैसेज है वगैरह, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, बाल जे पंडित, ठीक है ना, वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेट कमेंट्री, यानी कि एक पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट कमेंट्री की, ठीक है, क्रिकेट कमेंट्री की, ठीक है ना। क्या नाम था, बाल जे पंडित। एंड उनका कमेंट्री हर लोग सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। रेडियो पे आकाशवाणी आता था, उस पर चलता था, ठीक है ना। वो कमेंट्री ऐसा करते थे कि पूरा हिस्ट्री, प्लेग्राउंड, कैरियर हिस्ट्री सबके बारे में बताते थे। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेट हिस्ट्री, क्रिकेट कमेंट्री। तो पहला नाम लिख दो, बाल जे पंडित। तो आपने लिख दिया, कितना आसान का क्वेश्चन था। देखो पहला क्वेश्चन आ जाएगा आंसर, बाल जे पंडित। पहले कौन थे कमेंटेटर इंडिया के, बाल जे पंडित। What type of great knowledge does the बालजे पंडित हैज, यानी कि इनके पास कौन सा ऐसा ग्रेट नॉलेज था। तो उनके पास नॉलेज था किसका, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लेग्राउंड, यानी ग्राउंड कैसे काम करता है, कैसे स्विंग होगी नहीं होगी, कैसे बॉल गिरेगा, फिर करियर के बारे में, हिस्ट्री ऑफ प्लेयर्स के बारे में, और एनेक्डोट्स अबाउट द गेम, यानी सारी चीज़ों के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन था। तो हैड ए ग्रेट नॉलेज ऑफ गेम्स एंड देयर हिस्ट्री, आप लिख सकते हो। और तीसरा क्वेश्चन हमें जो पूछा है यहाँ पे कि राइट द फीचर्स ऑफ पंडित कमेंट्री, यानी पंडित जो थे, यानी बालजे पंडित, वो कमेंट्री कैसा करते थे। तो सब कुछ लिखा हुआ है, बस लिख देना है कि हाँ उनके पास सारे इंफॉर्मेशन होते थे हिस्ट्री का, यानी गेम के हिस्ट्री के बारे में, कमेंट्री के बारे में सारी चीज़ करते थे। वो एंटरटेनमेंट पे भी फोकस करते थे, लेकिन साथ ही में कमेंट्री ऐसा करते थे कि प्लेयर्स के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में, और स्पोर्ट्समैन कैसा खेल रहा है उसके बारे में प्रोवाइड करते थे। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरियर एंड उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बताते थे। तो ये चीज़ से उनका बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था उनका नाम, और इस तरीके से एक वन ऑफ द अर्लीस्ट, वन ऑफ द फेमस कॉमेंटेटर हमारे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के, ऐसा बोल सकते हो। क्या नाम था, बाल जे पंडित, याद रख लेना, ठीक है, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से हमारा पैसेज, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पैसेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स, यानी किताब का एक गांव, ठीक है ना। तो भिलार एक ऐसा विलेज है जो कि महाबलेश्वर हमारे महाराष्ट्र में आता है, आप जानते ही होंगे। ये जो विलेज है इसको कहा जाता है विलेज ऑफ बुक्स, क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो मिलती है महाबलेश्वर में, स्ट्रॉबेरी के लिए फेमस है, लेकिन इसको विलेज ऑफ बुक्स भी कहा जाता है, याद रखना। हर घर में एक लाइब्रेरी होगी, ठीक है ना, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंप्लीमेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछता है कि राइट टू नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार, यानी भिलार जो गांव है उसका दो नेचुरल फीचर बताओ। पहली बात तो क्या कि महाबलेश्वर में है भिलार, तो पहला चीज़ है कि भाई स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी, यानी स्ट्रॉबेरी फेमस है, और दूसरा बुक्स फेमस है, तो आप लिख सकते हो टू नेचुरल फीचर्स ऑफ भिलार आज बोस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी नेचुरल ब्यूटी है, स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी है, और दूसरा बुक्स, ये भी आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द फेमस हिल स्टेशन नियर भिलार, यानी भिलार के नजदीक में कौन सा हिल स्टेशन है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जिसका नाम है महाबलेश्वर, ठीक है ना, बहुत फेमस, मतलब इतना सिंपल है कि क्या ही बताऊं। चलो हमारा जो पैसेज है वहां पे बताता हूं मैं आप लोग को, एक मिनट। एक सेकंड रुक जाओ, तुरंत फाइल आ जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन नहीं लेने का, हमारा स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है ना। फाइल अगर जाता है तो तुरंत आ भी जाता है एक सेकंड में आ जाएगा, डोंट वरी, देखो आ गया, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का, ठीक है, वो भी एग्जामिनर को, अपने को नहीं। तो ये आ गया महाबलेश्वर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चा, क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ गया, कि भिलार के नजदीक में कौन सा फेमस हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई ये महाबलेश्वर, ठीक है, क्या लिख दिया आंसर में, महाबलेश्वर लिख दिया। अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है यहाँ पे इसका जवाब देंगे हम लोग कि हाउ भिलार विलेज एड्स टू द रीडिंग कल्चर ऑफ द महाराष्ट्र, यानी भिलार जो गांव है कैसे महाराष्ट्र का एक रीडिंग कल्चर इसने बनाया। तो जैसे कि मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने भी थोड़ा साथ दिया और
कल्चर मूवमेंट आया, रीडर टूरिस्ट एंजॉय करने लगे मराठी लिटरेचर को, ठीक है ना, जिसमें सारी पुरानी नए ऑथर्स ने और कुछ संत लोगों ने अपने बारे में लिखा था, उसके बारे में बताया था। इसमें सारे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फिक्शन, पोइट्री, लिटरेचर, वुमेन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, किड्स के बारे में सारा कुछ लिखा था। और इसीलिए भिलार जो गाँव था एक बहुत अच्छा किड बुक्स के लिए बहुत अच्छा बन गया। तो यहाँ पे हमने लिखा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ इंप्लीमेंटेड दिस स्कीम विद ए व्यू टू एक्सेलरेट द रीडिंग कल्चर। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो रीडिंग कल्चर को बूस्ट कर सके, ठीक है ना, इसको रीडिंग कल्चर को जो है वो बूस्ट कर सके। और जो मूवमेंट था रीडर टूरिस्ट को, यहाँ पे आए वो लोग पढ़े मराठी लिटरेचर को और न्यू ऑथर्स और पुराने संत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, ये सारी चीज़ आपने लिख दिया, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक खूबसूरत सा पैसेज जो पूछा था बुक्स ऑफ विलेज के बारे में आराम से आपने लिख दिया बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है। चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ। एक और मस्त जो टॉपिक है जो है कि है अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स, यानी ये एक और बहुत ही अलग पैसेज है लेकिन थोड़ा उससे अलग है। तो ये जो अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स है ये थोड़ा अलग टॉपिक आ जाएगा। नहीं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के बारे में, ठीक है ना, ये अलग है, ये माफ करना, ये टॉपिक को आप हाइड कर दो, ये सेम है जो पिछले हम लोग ने पढ़ा वो सेम है। 1 मिनट, हाँ, ये जो टॉपिक है हमारा ये वाला है, माफ करना, ये नया टॉपिक जो है ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो इसके बारे में पैसेज दिया हुआ याद रखना। वो अनयूजुअल बुक वाला तो पहले से ही था ना, ये वाला, ये बुक वाला तो पहले से पढ़ लिया हम लोग ने, ठीक है ना। ये दूसरा है, ये है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो 1904 सीई में कुछ मुंबई रेसिडेंट्स आए थे, उन्होंने म्यूजियम एस्टैब्लिश किया ताकि जो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे इंडिया में, ठीक है ना, आपको पता है ना अंग्रेज का शासन था, तो जो इंग्लैंड और वेल्स करके एक कंट्री था, मतलब आज के डेट में तो सब साथ में ही है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, तो वेल्स करके जो वेल्स के जो प्रिंस थे, ठीक है ना, वो आए थे, तो उनके इसमें बनाया गया था। तो क्वेश्चन बहुत पूछा है कि व्हेन वाज द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया एस्टैब्लिश, तो ये कब बनाया गया था, 1904 में। तो आप लिख सकते हो इसको आराम से कि एस्टैब्लिश इन 1904 सीई, ये लिखना जरूरी है, सीई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन से स्टाइल में म्यूजियम बनाया गया था, तो कौन से स्टाइल में बनाया गया था, आपको पता ही है कि इसको बनाया था इंडो गोथिक स्टाइल। इंडो गोथिक का मतलब समझ में आता है, जो ब्रिटिश और इंडिया का मिला के जो बिल्डिंग्स बनती है ना स्टाइल, वो होता है इंडो गोथिक स्टाइल। जैसे आपको पता होगा कि अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो CSMT के रेलवे स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस करके एक स्टेशन है, जो कि पूरा अगर आप बाहर से देखोगे तो ऐसा लगता है कि दूसरे देश में आ गए। तो वो जो डिज़ाइन है वो अंग्रेज का और इंडिया का दोनों का मिक्स करके एक नया स्टाइल बनाया था, जिसको इंडो गोथिक स्टाइल कहते हैं। तो याद रखना। अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछा है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैसेज मैंने आपको सारे पैसेज इंपॉर्टेंट भी मार्क करा दिए। हमें बोल रहा है कि फीचर क्या क्या। तो फीचर ये थे कि इस म्यूजियम में आप लोग को बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने मिल जाएगी जो आर्ट्स, आर्कियोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लगभग 50,000 से ज़्यादा एंटीक्विटीज़ आपको देखने मिल जाएंगी, और भी बहुत सारे नॉलेज वाली चीज़ें मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको लिख देना है इसके अंदर कि दिस म्यूजियम कंसिस्ट ऑफ 50,000 एंटीक्विटी विच आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पैसेज जो है ये आपको समझा दिया है और अच्छी तरीके से आपको क्लियर भी हो गया होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे, जिसमें लगभग 7-8 से ज़्यादा पैसेज हमने बता दिया, और उसमें से भी 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैसेज है उसके आंसर कैसे ढूंढने ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ऐसे ही आप लोग को कामयाबी मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच। बस हमारे सारे वीडियोस देखते रहना, और ये वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया कि यार हमारा एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों, एक छोटा सा चैनल जो कि 4 लाख के करीब पहुंच चुका है, सिर्फ 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं। तो आप भी जुड़ जाना आपके राहुल सर के साथ, भूल मत जाना, और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और पहली बार आए हो ना चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।